हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड लोअर पीसीएस, ठीक है, यानी कि निचली प्रांतीय सिविल सेवा लोअर पीसीएस 2025 में पेपर हुआ है। ठीक है, आज इसका सॉल्यूशन, इसका हल हम करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सीरीज़ ए थी, ठीक है, ए सीरीज़ थी और इसमें काफ़ी क्वेश्चन डिलीट कर दिया आयोग द्वारा। कम से कम 10 या 11 क्वेश्चन डिलीट कर दिए थे, ठीक है, लोअर पीसीएस में। ठीक है, लोअर पीसीएस एक होता है अपर पीसीएस। अपर पीसीएस में कौन कौन से अधिकारी आते हैं और लोअर पीसीएस में कौन कौन से अधिकारी आते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो अपर पीसीएस की बात करेंगे तो इसमें आपके एसडीएम और इसके अलावा डीएसपी रैंक के अधिकारी आते हैं। ठीक है, एसडीएम और डीएसपी रैंक के अधिकारी आते ये अपर पीसीएस में। ठीक है, और लोअर पीसीएस में बात करेंगे तो इसमें आपका आपूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर, आपूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर। इसके अलावा लेखा परीक्षक को बोलते हैं आपका लेखा परीक्षक को बोलते हैं आप ऑडिटर। इसके अलावा एक आता है मंडी पर्यवेक्षक यानी कि मार्केट सुपरवाइजर, ये भी इसी के अंतर्गत आता है लोअर पीसीएस के अलावा। एक आता है राजस्व क्लर्क, ये भी इसी में आता है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू क्लर्क। ठीक है, राजस्व क्लर्क की भी इसी में आता है लोअर पीसीएस में। आपूर्ति निरीक्षक यानी कि सप्लाई इंस्पेक्टर, और इसके अलावा लेखा परीक्षक ऑडिटर इसी में आता है। और इसके अलावा अवर श्रेणी अधिकारी जूनियर असिस्टेंट, ये भी इसी में ही आता है लोअर पीसीएस में। ठीक है, इसके अलावा एक पोस्ट और आती है इसमें मार्केट सुपरवाइजर, ये भी आपका लोअर पीसीएस में आता है। अपर पीसीएस में बता दिया एसडीएम और डीएसपी रैंक के अधिकारी आते हैं। ठीक है, चलिए बात की चीज़ है, पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसका स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, कुछ ऐसा सब पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में पेपर आता है आपका। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप चुनें। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। इसमें आपके कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, जीएस सामान्य अध्ययन, और सामान्य अध्ययन के साथ दूसरा पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, और वो होता है आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो हमें 100 क्वेश्चन हल करने हैं, बाकी रीजनिंग का पार्ट बाद में करेंगे, पहले 100 क्वेश्चन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर अंतिम गतिविधि तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा गया है। चलिए सबसे पहले आया इसमें, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए, या दूसरा चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा और सूचना का अधिकार अधिनियम, या चौथा पंचायती राज के लिए 73वां संशोधन अधिनियम। इसकी इन लोग जो यहाँ पे दिए गए हैं क्वेश्चन, इनके आपको डेट या सन याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए की बात करेंगे, ये आपको पता होगा सभी को, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 को जोड़े गए। ठीक है, दूसरे में कहा गया चीनी आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा। तो आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में। चलिए दूसरे पे, तीसरा क्या है इसमें, सूचना का अधिकार अधिनियम। तो आरटीआई ये अधिनियम कब का है? 2005 का। और चौथे में कहता है पंचायती राज के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ था आपका अधिनियम कब का है? 1992 का। ठीक है, इसमें अधिनियम ही पूछा है। अगर इसमें पूछता कि लागू हुआ है, लागू कब हुआ? 1993 को। ठीक, 1 साल बाद। तो इसमें अधिनियम पूछा था
तो अधिनियम है 1992 का। तो इनको लगाइए। अब सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था चीनी आक्रमण, 1962 में हो गया। ऑप्शन भी चेक करते रहिए, ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। बी में दिख रहा है और सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको इनका सन याद होगा। दूसरे पर आता है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए कब? 1976 में। तो 1962 के बाद 1976 दूसरे पे आ जाएगा पहला। उसके बाद फिर आएगा पंचायती राज अधिनियम, ये 1992 का था। फिर चौथा आएगा और फिर लास्ट में आपका सूचना का अधिकार अधिनियम आएगा चौथे पे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बन रहा है 2, 1, 4, 3। ठीक है, सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। इस तरह से इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन कहा गया है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है। बिल्कुल सही। अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है? भारत के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होगी। ठीक है, ये कहा गया, बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या कहा गया? दूसरा कथन पढ़ो। दूसरे में कहा गया उत्तराखंड का एक समान संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। नहीं, पहला राज्य नहीं बना, दूसरा राज्य बना है। ठीक है, दूसरा राज्य बना है। और पहला राज्य पूछेगा तो पहला आपको पता है कि गोवा पहला राज्य था जिसने सिविल संहिता लागू की। दूसरे पे गोवा। हाँ, अगर ये पूछता स्वतंत्रता के बाद का प्रथम राज्य, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य पूछता तो आपका फिर आपका उत्तराखंड हो जाता। ठीक है, अगर ये पूछता स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य जिसने सिविल संहिता लागू की तो वो उत्तराखंड हो जाता। और ये सिर्फ पूछेगा भारत का आपका पहला राज्य, तो पहला राज्य नहीं है, दूसरा राज्य है उत्तराखंड, पहला राज्य है गोवा। तो नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तो केवल एक सही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, और बी गलत हो जाएगा, सी भी गलत और डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान का प्रावधान व उसका स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, नहीं है लिखा है यहाँ पे, नहीं है लिखा हुआ। तो कौन सा इसमें सही नहीं है देखिएगा। तो ऑप्शन ए में कहता है संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल सही। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया संसदीय व्यवस्था, बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में कहा गया है मौलिक अधिकार, ये संविधान भारत के संविधान में लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA से लिया गया, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी में कहता है मौलिक कर्तव्य, ये सोवियत संघ, यानी कि आज रूस की बात करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे सोवियत संघ था, आज रूस, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दक्षिण अफ्रीका से लेगा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी ही गलत हो जाएगा इसका। ठीक है, सही आंसर भी इसका क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका से बात करेंगे तो यहाँ से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो सभी को पता होने चाहिए, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये लिया गया आपका कहाँ से? साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया आपका साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? संवैधानिक संशोधन, ठीक है, एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया है, एक साइड सूची सेकंड दिया है, एक साइड संविधान संशोधन दिया है और एक साइड उनसे जुड़े हुए आपका प्रावधान दिया गया है। तो पहले में कहता है, ऑप्शन ए में क्या कहता है देखिएगा, प्रथम संशोधन ये कब हुआ?
या इसमें क्या प्रावधान जोड़े गए, तो मैं बता दूं, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था इसमें जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, पहले का चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन तभी होंगे जब आपको 2-3 इसमें अच्छे से आते होंगे। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो बी का पहला, ऑप्शन भी चेक करेंगे, पहले का चौथा, सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो प्रथम संशोधन हुआ था 9वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। ठीक है, 9वीं अनुसूची, और बी में कहा था 21वां संविधान संशोधन, इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये सही है। ठीक है, तो पहले का तीसरा, तो ये तो गलत हो जाएगा, पहले का तीसरा ये भी गलत, तो एक तो यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, दूसरा 21वां संशोधन सिंधी भाषा को जोड़ा गया, दूसरे का पहला। ठीक है, अभी तक सी में कहता है 52वां संशोधन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, इसमें जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची, दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो सी का चौथा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे अब थोड़ा सा। और लास्ट बचा इसमें 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या हुआ था, मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 की गई थी। ठीक है, तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक साइड सूची फर्स्ट दिया, एक साइड सूची सेकंड, तो क्या क्या हुआ था बताइएगा। तो ऑप्शन ए में कहता है जनजाति सलाहकार परिषद। ठीक है, ये जोड़ा गया था 5वीं अनुसूची, पहले का दूसरा। ठीक है, इसका संबंध किससे हो गया, दूसरे से हो गया। और इसके अलावा फिर आगे देखिएगा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये किस में हुआ था, इसका उल्लेख किस में है, तो चौथी अनुसूची में है, दूसरे का तीसरा। ठीक है, अभी बताया था भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी, 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था, तो ये सी का चौथा, ऑप्शन भी चेक करेंगे। और लास्ट में लिखा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित प्रावधान, ये दूसरी अनुसूची में है, तो पहला हो जाएगा। ऑप्शन चेक करेंगे, पहले का दूसरा इसमें तो नहीं है, पहले का दूसरा इसमें भी नहीं है, पहले का दूसरा इसमें है और लास्ट वाले में भी है। अब आगे देखेंगे, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख है चौथी अनुसूची में, दूसरे का तीसरा, यहाँ तो चौथा है तो ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे का तीसरा यहाँ दिख रहा। आगे देखिए भाषाएं जोड़ेगी, तीसरे का चौथा और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के ये पहला, बिल्कुल सही। तो इसका भी आंसर क्या है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले जो लोग नए जुड़ेंगे सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करके जरूर करना दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या बोलता है, 6 देखो क्वेश्चन, इसमें कहता है प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी। एक बात ये भी, एक क्वेश्चन ये भी मिल गया कि 1934 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए VKRB राव, ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी KN रॉय या ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो कौन है इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी M विश्वेश्वरैया, ये बिल्कुल सही आंसर है, इसमें बताने जैसा कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, निम्नलिखित RBI के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें, अतीत से वर्तमान तक। ठीक है, जो सबसे पहले बना और जो अभी का है, इस तरह से आपको इनको मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले PC भट्टाचार्य की बात हुई, तो ये इनका जो कार्यकाल था 1962 से 1967 का रहा। ठीक है, 7वें गवर्नर थे, तो 1967, ठीक है 1967। आगे देखिए, सी रंगराजन
इनका चला था 1992 से 1997 तक, और ये थे आपके 19वें गवर्नर। 19 नंबर के गवर्नर थे और पीसी भट्टाचार्य 7वें नंबर के। आगे देखना, तीसरा क्या है, विमल जालान। विमल जालान थे, ये थे आपके 20वें गवर्नर। 20वें गवर्नर थे और ये 2003 तक रहे थे। ठीक है, 1997 से 2003 तक ये रहे थे। और ऑप्शन डी में कहता है एन.सी. सेनगुप्ता। एन.सी. सेनगुप्ता रहे थे 1975 से 1975 ही रहे। ठीक है, 1975 में ये 1 साल के लिए रहे, फिर रिटायर हो गए थे और ये अंतरिम थे, 11वें गवर्नर थे, 11वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है, तो मिलान कैसे हुआ? तो सबसे पहले कौन थे? पीसी भट्टाचार्य 1967 में। तो पहला ऑप्शन ए में तो नहीं है, बी में है और सी में भी है, डी भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा, फिर दूसरे पे कौन आएंगे? दूसरे पे 1975 एन.सी. सेनगुप्ता। तो चौथा नंबर दूसरे पे आएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे दूसरा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी ही बनेगा। ठीक है, पहला चौथा, फिर दूसरे पे कौन थे? सी रंगराजन, ये 1997 बन गए थे, बिल्कुल सही। और उसके बाद विमल जालान, ये आपके 2003 में बने थे, तो ये चौथे पे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? निम्न का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक, तो SDG, एस सतत विकास लक्ष्य है। ठीक है, तो इनको मिलाना है आपको, सबसे ऊपर क्या है फिर क्या है, इस तरह से मिलाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका, तो इसका सही क्या होगा? मिलान करना SD6 का मिलान कहाँ पे होगा? तो ए, साफ पानी तथा स्वच्छता, बिल्कुल सही है। दूसरे पे क्या है? SDG13 सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा जलवायु कार्रवाई, दूसरे का चौथा। SDG यानी कि 10, इसका है आपका 4, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, तीसरे का तीसरा। और SDG 16 यानी कि बी। ठीक है, शांति, न्याय तथा मजबूती संस्थाएं। तो ऑप्शन में देखो, पहले का पहला, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो जाएगा। दूसरा मिलाइए, SD13 ये जलवायु कार्रवाई, दूसरे का चौथा, तो ये भी गलत हो जाएगा, दूसरे का चौथा यहाँ दिख रहा। उसके बाद से SD10, ठीक है, तो सी का तीसरे का तीसरा और चौथे का बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, 1 साल पुराना करंट आता है इस पेपर में। ठीक है, इसमें कहता है 9 में, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है। क्या है? ऑप्शन ए में कहता है GDP का 3.6%, ऑप्शन बी में कहता है GDP का 4.4%, ऑप्शन सी में कहता है GDP का 5.9%, ऑप्शन डी में कहता है GDP का 7.1%। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, GDP का 4.4%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 में क्या कहता है? इसमें कहता है SS आपका तारापुर तारापुर समिति 1997 की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की है। ऑप्शन ए चालू खाता परिवर्तनीयता, ऑप्शन बी पूंजी खाता परिवर्तनीयता। ठीक है, और नीचे कहता है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो क्या क्या सही है इसमें ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर है ना तो 1, ये भी नहीं है, चालू खाता परिवर्तनीयता भी नहीं है और पूंजी खाता परिवर्तनीयता भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, न तो 1 और न ही 2 सही है। ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके अंतर्गत? ऑप्शन ए में कहा है शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, दूसरे में क्या कहता है? शिशु, तरुण और वृद्ध, ये तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में कहता है किशोर, तरुण और युवा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी में कहता है तरुण, युवा और वृद्ध, ये भी नहीं है।
तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर होगा, शिशु लोन और आपका किशोर लोन और आपका तरुण लोन। इसके अंतर्गत कितना ऋण मिलता है मैं बता दूं। सबसे पहले शिशु की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, इसमें 50,000 तक ऋण मिलता है। 50,000 तक इसमें ऋण मिलता है। एक सेकंड, 50,000 तक का ऋण मिलता है स्टार्टअप के लिए। अपने स्टार्टअप के लिए इसमें 50,000 तक का ऋण मिलता है। किसमें, शिशु मुद्रा योजना में। और दूसरे पे है किशोर योजना, इसमें कितना मिलता है, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का ऋण मिलता है। 5 लाख तक का लोन यानी कि ऋण मिलता है। आगे देखिएगा, जो तरुण है इसमें कितना मिलता है, फिर इसका भी पता होना चाहिए। तो 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मिलता है इसमें। ठीक है, 10 लाख तक का ऋण मिलता है इसमें। 5 लाख से 10 लाख तक किसमें, ये आपका तरुण मुद्रा योजना में। चलिए, आता है ऐसा क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1985। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हर क्वेश्चन में पूछ देता आयोग। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, उसने यहाँ नाबार्ड ना लिख करके हिंदी में पूरा खोल के दे दिया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। ये इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। इसका स्थापना हुई थी ऑप्शन ए 1982। कब हुई थी, 12 जुलाई, विथ डेट भी आ जाता कभी कभी। 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुई थी। और किस समिति ने इसकी सिफारिश की थी, एक क्वेश्चन यह आता है। तो किस समिति ने सिफारिश की थी इसकी, शिव रामन समिति ने सिफारिश की थी इसकी स्थापना करने की। ठीक है, इसका मुख्यालय आता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह को विनियमित और सुव्यवस्थित करना। एक बार फिर से बता दूं, इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, लघु उद्योगों और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रवाह को विनियमित और सुव्यवस्थित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया। तो कौन सी समिति थी ऐसी, ऑप्शन ए रेड्डी समिति, ऑप्शन बी रघुराम राजन समिति, ऑप्शन सी NK सिंह समिति, या ऑप्शन डी उर्जित पटेल समिति। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उर्जित पटेल समिति ने सिफारिश किया था, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया। किसने, उर्जित पटेल समिति ने। ये समिति कब बनी थी, ये भी आता क्वेश्चन, तो 2014 में बनी थी ये समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है देखिएगा, केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम या विषय क्या था। ऑप्शन ए सक्षम भारत, ऑप्शन बी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन सी सबका विकास, या ऑप्शन डी जन विश्वास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आ सकता है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सबका विकास एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ऑप्शन सी वाला। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम, ठीक है, इसे 2015 शुरू किया गया। दूसरे में कहा गया इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिलों को परिवर्तित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कथन पहला या दूसरा दोनों सही है, या पहला सही है, या ना तो एक और ना ही दो सही है। क्या इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी। क्यों होगा ये गलत, दोनों गलत इसलिए हैं क्योंकि ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम ये शुरू कब हुआ था, 2018 में, इसलिए ये कथन गलत था। 2018 में इसकी ये शुरू की गई थी, यहाँ 2015 लिखा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसका उद्देश्य 100 अल्प विकसित जिले, 100 नहीं था, 112 जिले थे। 112
अल्प विकसित जिले थे इसमें, ठीक है। इसलिए ना तो एक सही है कथन, ना ही दो गलत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म उच्च न्यायालय या इनका स्थायी बेंच सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है, ठीक है। तो क्या नहीं है बताइए। तो ऑप्शन ए जो कर्नाटक है इसका धारवाड़ है, बिल्कुल सही है। बी में कहा है राजस्थान जयपुर, ये भी सही है। सी में बॉम्बे नागपुर, ये भी सही है। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का भोपाल, तो ये गलत हो जाएगा, भोपाल गलत हो जाएगा। भोपाल की जगह क्या होगा, इसके स्थायी बेंच है, एक तो इंदौर है, इंदौर, और दूसरा क्या है ग्वालियर। दो जगह इनकी स्थायी बेंच बैठती है, ठीक है। इस और मुख्य पीठ क्या है, मुख्य पीठ बैठती है इनकी जबलपुर, जबलपुर। स्थायी पूछेगा तो स्थायी बेंच इंदौर और ग्वालियर में बैठती है, और उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ पूछेगा तो जबलपुर में बैठती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 16 के बाद, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा। इसमें कहता है पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, ठीक है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, ठीक है। अवरोही क्रम यानी कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, इंग्लिश में आएगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या कभी आ सकता है तो घटते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे पहले जो कुद्रेमुख है ये कहाँ पे है, ये कुद्रेमुख है आपका कर्नाटक में, कुद्रेमुख। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग है इसकी 1894 मीटर, 1894 मीटर इसकी ऊंचाई है। सालहेर इसकी है 1567 के आसपास इसकी भी है। और पुष्पगिरी कितनी है 1712 मीटर। और महाबालेश्वर की है 1438 मीटर, लगभग इतनी है इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले किसका हो जाएगा, ऑप्शन ए वाले में कुद्रेमुख दे रखा है, ठीक है, और कहीं दे रखा है नहीं। तो सबसे पहले कुद्रेमुख आएगा, फिर उससे छोटा कौन आएगा, उससे छोटा आएगा पुष्पगिरी, तो तीसरा आएगा दूसरे पे। फिर आएगा सालेहर दूसरा वाला, फिर लास्ट वाला चौथा। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 17 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है। इसमें कहता है पूरब से पश्चिम की ओर स्थित लौह इस्पात संयंत्र हैं, निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है, ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर इनको लगाना है, तो दुर्गापुर, ऑप्शन बी में कहा है दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ को है। या बी में कहा गया दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर और भिलाई। और सी में कहता है दुर्गापुर, जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला। डी में कहता है दुर्गापुर, भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला। तो इसका पहले सही आंसर देखेंगे, सबसे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है इसका। दुर्गापुर है सबसे पूरब में, फिर उसके बाद से उसके पश्चिम की तरफ जमशेदपुर, फिर राउरकेला है और फिर भिलाई है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि ये कहाँ पे है। तो दुर्गापुर कहाँ पे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दुर्गापुर कहाँ पे स्थित है लौह इस्पात संयंत्र, तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल, ठीक है। और उसके बाद से है जमशेदपुर लौह संयंत्र कहाँ पे है, तो यह है झारखंड। और फिर आता है राउरकेला कहाँ पे है लौह इस्पात संयंत्र, ये ओडिशा में। और लास्ट क्या बता, भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो इनको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा कहाँ पे है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है। 19 में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। सूची फर्स्ट को मिलाना है सूची सेकंड से। एक साइड दिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक साइड किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। सबसे पहले में कहा कि तारापुर कहाँ पे है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है महाराष्ट्र, पहले का दूसरा, ठीक है। पहले का दूसरा ऑप्शन चेक करते रहेंगे, ये गलत हो जाएगा,
सिर्फ यहाँ दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। जो कैगा है आपका कर्नाटक में, दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा दिख रहा है। उसके बाद से कुडनकुलम, यह है आपका तमिलनाडु में, तीसरे का तीसरा यहीं दिख रहा है। और लास्ट है काकड़ा पार, ये कहाँ पे है, ये गुजरात में है। तो चौथे का पहला यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन भी है थोड़ा सा। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन यानी कि एक और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन ए क्या है, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, बिल्कुल सही। अभिकरण ए कहता है हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, बिल्कुल सही है। उसका कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है, हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाई में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनती है, बिल्कुल सही है। ये इसका कारण है, बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड फर्स्ट में क्या है, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये तो गलत हो जाएगा। व्याख्या करता है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी में क्या कहता है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 20 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए हैं, तो कौन सा सही है आपको बताना है। तो कथन एक में क्या कहा गया, भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक भिन्नताओं को समाप्त कर सड़क परिवहन दक्षता को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरे में कहा गया भारतमाला परियोजना में भारत की सीमाओं के साथ राजमार्गों का विकास भी शामिल है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका पहला भी सही आ रहा है और दूसरा भी सही आ रहा है। तो क्या ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए में कहा गया एक सही है लेकिन दो गलत है, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों सही है क्योंकि बी में क्या कहा गया, दोनों एक और दोनों सही हैं, ये भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है देखिएगा, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है। तो क्या इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए में कहता है कर्नाटक पठारी प्रदेश, ऑप्शन बी में कहता है राजस्थान रेगिस्तानी प्रदेश, या ऑप्शन सी ओडिशा तटीय प्रदेश, या ऑप्शन डी केरल तटीय प्रदेश। तो क्या बताना है, भारतीय प्रदेश यानी कि उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है। वैसे इसका आंसर तो ए और डी होना चाहिए, ए और डी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए है और डी भी है। ठीक है, दो इसमें आंसर दिए गए हैं, तो आयोग ने क्वेश्चन को डिलीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन को। ठीक है, जो क्वेश्चन डिलीट किया होगा मैं बता दूँ, क्योंकि इसके दो आंसर बन रहे थे, केरल और एक केरल बना था, दूसरा इसके दो नहीं, इसके तीन बन रहे हैं। ठीक है, एक तो कर्नाटक बन रहा है, केरल बन रहा है और उड़ीसा भी बन रहा है, तीन बन रहे, बाकी राजस्थान नहीं बन रहा है। इसमें राजस्थान नहीं बन रहा है क्योंकि ये शुष्क जलवायु वाला है। जो राजस्थान है ये तो क्या है, शुष्क जलवायु वाला है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा। तो ए, डी और सी ये तीन इसके सही आंसर बन रहे हैं। ठीक है, तो आयोग ने इसका आंसर गलत किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 में कहता है लौटता मानसून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस ऋतु से संबंधित है। तो किस ऋतु से संबंधित है, ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी शरद ऋतु, या ऑप्शन डी बसंत ऋतु। अगर आप लोग शीत ऋतु पे जाते हो लौटता मानसून की, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही याद है और इसी का, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी शरद ऋतु है इसका सही आंसर, लौटता मानसून यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये जब ये ऋतु आती है ना, उस टाइम पे आकाश साफ हो जाता है और इसका तापमान बढ़ने लगता है और आकाश साफ रहता है, इसीलिए इसको क्वार की उमस भी कहा जाता है, क्वार की उमस।
आएगा कभी, किस ऋतु को क्वार की उमस कहा जाता है? तो पता होना चाहिए आपको, क्वार की उमस इसलिए कहा जाता है, शरद ऋतु कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय आकाश साफ रहता है और तापमान बढ़ने लगता है, इसलिए इसको क्वार की उमस, अक्टूबर हीट के नाम से भी इसको फिर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहता है 24 में, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी तराई क्षेत्र, या ऑप्शन डी सुंदरवन क्षेत्र। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। इसमें आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, काली मिट्टी को आपका रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसका निर्माण आएगा कभी इसका निर्माण आएगा कभी, जो दक्कन का पठार, इसका निर्माण कब हुआ आएगा, तो कब हुआ और किससे हुआ इसका निर्माण? ठीक है, तो इसका निर्माण हुआ था बेसाल्ट चट्टानों से, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से, इससे हुआ था इसका निर्माण। किसका? दक्कन के पठार का। इसका क्षेत्र पूछा जाएगा, इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था? इसका क्षेत्र मैं बता दूं आपको, एक तो मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में फैला हुआ। फिर इसके अलावा जो काली मिट्टी है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा उपयुक्त कहाँ किया जाता है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 में क्या कहता है देखिएगा जरा। इसमें कहता है किस भारत ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी विदित गुजराती, ऑप्शन सी हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन डी गुकेश डी। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। ठीक है, गुकेश डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा करंट पुराना हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर क्वेश्चन आ गया, स्वतंत्रता के बाद एक समान संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? देखो आया ना क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद पहला आप पूछा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर स्वतंत्रता के बाद नहीं पूछा होगा, सिर्फ पूछा होगा कि पहला देश का पहला राज्य पूछेगा तो गोवा हो जाएगा, गोवा पहला राज्य हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद पूछा तो उत्तराखंड पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कहता है 19वां G20 शिखर सम्मेलन डैश डैश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी ओसाका कोबे, या ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रियो डी जेनेरो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या कहता है? क्वेश्चन 28 में क्या कहता है देखिएगा, जम्मू और कश्मीर विधानसभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो कितनी सीटें आरक्षित थी? ऑप्शन ए में 5, बी में 7, सी में 8 और डी में दिया 10। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी? ऑप्शन ए एम्स नई दिल्ली, ऑप्शन बी एम्स ऋषिकेश, ऑप्शन सी एम्स भुवनेश्वर, ऑप्शन डी एम्स भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एम्स ऋषिकेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है उत्तराखंड में आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल। ठीक है, पता होना चाहिए कौन से खेल हुए थे? 38वीं राष्ट्रीय खेल हुए थे। खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में पंजाब का है, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी 200 से अधिक सबसे ज़्यादा जीते थे महाराष्ट्र ने। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर भी था, प्रथम स्थान पर। ठीक है, 200 से अधिक जीते थे इसने। अगला क्वेश्चन नंबर 31, इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए टनकपुर, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी हल्द्वानी की तो करेक्ट आंसर हो जाए इसका। हल्द्वानी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, हो आधा लो दो पे वो नी, हल्द्वानी कुछ ऐसे होता है हल्द्वानी। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, मिसप्रिंट लिखा हुआ है इसमें। हल्द्वानी में हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो तारा दत्त गैरोला जी की अध्यक्षता में, गैरोला। ठीक है, इनकी अध्यक्षता में हुआ था हल्द्वानी में। द्वितीय पूछा है, द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता कुमाऊं परिषद की।
और अगर प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 1917 अल्मोड़ा में हुआ था और जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में, जयदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है। और द्वितीय पूछेगा, द्वितीय अधिवेशन अभी बता दिया, यही क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद से तीसरा अधिवेशन पूछा जाएगा तो कोटद्वार में हुआ था। तीसरा कहाँ पे हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो राय बहादुर बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में, बद्रीदत्त जोशी जी की अध्यक्षता में ये कोटद्वार में हुआ था तीसरा अधिवेशन। कब? 1919 में। और पहला हुआ था 1917 में और दूसरा कब हुआ था? 1918 हल्द्वानी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ता मानू मेला आयोजित होता है? तो कहाँ पे होता है मोस्ता मानू मेला आयोजित? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चंपावत, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, पिथौरागढ़। ठीक है। और मोस्ता मतलब क्या होता है? जिन्हें वर्षा का देवता माना जाता है। कभी आएगा ये मोस्ता का अर्थ क्या है इसमें? तो मोस्ता मतलब वर्षा का देवता, वर्षा का देवता, इनको ये समर्पित है ये मेला। ठीक है। और ये होता कब है ये भी पता होना चाहिए। तो ये अगस्त सितंबर के आसपास ये मेला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है? ऑप्शन ए तारादत्त गैरोला, ऑप्शन बी वीपी सक्सेना, ऑप्शन सी पन्नालाल, ऑप्शन डी एलडी जोशी। तो क्या सही आंसर है इसका? ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। जो पन्नालाल हैं ये एक IAS रहे हैं। इन्होंने ये पुस्तक की रचना की जो है कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं। हिंदी में आएगा कभी इसका, एक हो सकता है कभी वो हिंदी में दे दे। तो हिंदी है इसका कुमाऊं का प्रथागत कानून। लिख देता हूँ मैं, कभी ये आ जाएगा कुमाऊं का, घुमाने के लिए, कुमाऊं का प्रथागत कानून किसकी रचना है ये आ जाएगा। तो आपको बताना होगा कि पन्नालाल जी की ये रचना है। ये एक IAS रहे हैं। इन्होंने इस बुक में कुमाऊं मंडल के रीति रिवाजों और विधानों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है। कुमाऊं मंडल के रीति रिवाज और विधानों का उल्लेख किया है। कौन सी पुस्तक में? कुमाऊं का प्रथागत कानून। इंग्लिश में बोलेंगे तो कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से एक माना जाता है? तो कौन सी नदी है? ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। तो आयोग ने क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आंसर आयोग ने डिलीट किया हुआ है। अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगर ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें, अगर कभी आएगा ये कहाँ से निकलती है तो मानसरोवर। ठीक है। कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर है, मानसरोवर। तो यहाँ से निकलती है, चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ बहती है? चीन में बहती है थोड़ा सा, फिर भारत में आके बहती है और फिर बांग्लादेश में जाके गिरती है। ठीक है। चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जरा सा क्या कहता है। हाँ, तो 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कमिश्नर हेनरी रैमजे द्वारा स्थापित 12 आना BC व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी? ऑप्शन ए भू व्यवस्था से, ऑप्शन बी न्यायिक सुधार से, ऑप्शन सी युद्ध कोष से, ऑप्शन डी दुर्भिक्ष कोष से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भू व्यवस्था से संबंधित था। क्या? 12 आना BC व्यवस्था भू व्यवस्था से संबंधित था। अगर हेनरी रैमजे की बात करें तो इन्हें कुमाऊं का राजा कहा जाता था, कुमाऊं का राजा कहा जाता था। ठीक है। और इनका कार्यकाल है 1856 से 84 तक, 1856 से 1884 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। और ये जो 12 आना BC था ये क्या था? एक भू राजस्व बंदोबस्त था। ठीक है। जिसमें राजस्व का निर्धारण माप की एक विशिष्ट इकाई के आधार पर किया जाता था। ठीक है। एक बार फिर से 12 आना BC एक भू राजस्व बंदोबस्त था
जिसमें राजस्व का निर्धारण माप की एक विशिष्ट इकाई के आधार पर किया जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाणी में युद्ध का उल्लेख है? ऑप्शन ए अकाल उस्ताद, ऑप्शन बी वृत्त विचार, ऑप्शन सी विचित्र नाटक, ऑप्शन डी गुरु विलास। क्या इसका सही आंसर? ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे विचित्र नाटक ये होना चाहिए था। ठीक है, आयोग ने ये क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या किया आयोग ने? डिलीट। तो मेरे हिसाब से विचित्र नाटक बिल्कुल सही था इसका। ठीक है, और भंगाणी का युद्ध कब लड़ा गया था? भंगाणी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सितंबर 1677 में, 1677 में ये तब लड़ा गया था, 1677 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहता है चमोली के भोटिया के संबंध में मैत एवं गुनसा से तात्पर्य है। मैत और गुनसा से क्या अर्थ है ये बताना है। ऑप्शन ए कर, ऑप्शन बी मोटा अनाज, ऑप्शन सी निवास स्थान, ऑप्शन डी आभूषण। क्या इसका सही आंसर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निवास स्थान से। ठीक है, इनका जो रेजिडेंस था RESIDENCE रेजिडेंस, ठीक है, इनसे इसका अर्थ था मैत और गुनसा का। ठीक है, मैत जो था इनका ग्रीष्मकालीन आवास था, ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक है, वहीं गुनसा की बात करें, गुनसा क्या था? तो शीतकालीन आवास, शीतकालीन आवास। ठीक है, विंटर हाउस शीतकालीन आवास, और ग्रीष्मकालीन आवास समर हाउस। ठीक है, ये विशेष इसमें याद रखने की वाली चीज़ एक और है। भोटिया एक क्या है? घुमंतु चारावाह जनजाति है जो मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलती रहती है। ठीक है, जिसे ऋतु प्रवास कहा जाता है, ऋतु प्रवास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें क्या कहता है देखिएगा, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ध्यान देना कि नहीं है लिखा हुआ। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? लाखा मंडल देहरादून बिल्कुल सही है, और पांडुकेश्वर चमोली ये भी ठीक है। गोविषाण ये आपका पड़ता काशीपुर में, उधम सिंह नगर ये भी बिल्कुल सही है। बैजनाथ, बैजनाथ पिथौरागढ़ में नहीं है, बैजनाथ कहाँ पे है? बागेश्वर में, बागेश्वर में है बैजनाथ। बैजनाथ कहाँ पे? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए चौराबड़ी ताल, तो आपका केदारनाथ में बिल्कुल सही। बासुकी ताल, ठीक है, ये भी है। सतोपन ताल ये चमोली में वैसे। लोखाम ताल, तो आयोग ने इस क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ था, डिलीट किया हुआ है इसको भी। ठीक है, 10 क्वेश्चन के आसपास आयोग ने डिलीट किए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सतोपंत आपका चमोली में आता है। ठीक है, चमोली में, ये गलत, ये वैसे तो यही आंसर होना चाहिए था इसमें। और बासुकी भी दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किया हुआ है, तो हम भी इसको छोड़ देते हैं। लोखाम ताल, लोखाम ताल भी आपका यहीं पे है केदारनाथ के आसपास, और बासुकी ताल भी आपका यहीं पे है, और चौराबाड़ी ताल भी केदारनाथ के आसपास है। वैसे आंसर तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही मिल रहा था इसमें, पर डिलीट किया हुआ है आयोग ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, इसमें क्या कहता है, टिहरी राज्य के प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के प्रारंभ में की गई थी? किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए भवानी शाह, ऑप्शन बी कीर्ति शाह, ऑप्शन सी प्रताप शाह, ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। तो इसका सही आंसर क्या है? टिहरी राज्य की प्रथम प्रेस, आपका प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी? बताइए क्या सही आंसर हो सकता है इसका? यह आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन भी आयोग ने डिलीट किया हुआ वैसे तो, ठीक है, आयोग ने क्वेश्चन डिलीट किया हुआ बिल्कुल, और इसका सही आंसर वैसे सी है। ठीक है, प्रताप शाह, प्रताप शाह एकदम करेक्ट आंसर है, पर आयोग ने ये क्वेश्चन भी डिलीट किया हुआ है, पता नहीं क्यों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है? सबसे पहले किसका शासन रहा, फिर किसका रहा, फिर किसका रहा, आपको बताना है। तो सबसे पहले आप आएगा अजय पाल। ठीक है, अजय पाल है 37वां शासक था, 37वें नंबर का शासक था, और 52 गढ़ों को एकीकृत किया था इन्होंने। 52 गढ़ों को जीतकर एकीकृत किया था अजय पाल ने। तो सबसे पहले अजय पाल बिल्कुल सही है, जो प्रथम शासक था। ठीक है, प्रथम शासक था।
सहजपाल, सहजपाल आएगा, ये कौन से नंबर का था, ये तृतीय नंबर का शासक था, ठीक है। और बलभद्रपाल ये द्वितीय नंबर का शासक था, द्वितीय नंबर का शासक। और श्याम शाह इसको चतुर्थ पे रखेंगे, चतुर्थ पे रखेंगे इसको। तो सहजपाल जो है आपका 42वां नंबर का शासक था, 42वां। और बलभद्र शाह 43 नंबर का शासक था, तो पता होना चाहिए आपको। और श्याम शाह कितने नंबर का था, तो 45वें नंबर का शासक था श्याम शाह। इस तरह से सबसे पहले अजयपाल आएगा, अजयपाल, यहाँ पे अजयपाल, यहाँ पे अजयपाल, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पे आएगा आपका बलभद्रपाल, दूसरे पे क्या आएगा, सॉरी ये तो 43वां था ना, तो 42वां सहजपाल। दूसरे पे आएगा सहजपाल, तो दूसरे का तीसरा, पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरे पे तीसरा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। आगे देखेंगे फिर कौन आएगा, फिर आएगा बलभद्रपाल, फिर दूसरा आएगा, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और सबसे जो अंतिम में शासक बना था श्याम शाह बना था 45 नंबर का, ठीक है, 45 नंबर का एकदम सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, आंदोलन और उसके प्रणेता। जो चिपको आंदोलन था, इनका संबंध किससे है बताओ। और पानी राखो आंदोलन का संबंध, बीज बचाओ आंदोलन और मैती आंदोलन। तो सबसे आखिरी में देखते हैं मैती आंदोलन का कल्याण सिंह रावत है, तो चौथे का तीसरा यहाँ पे दिख रहा है, बाकी तो कहीं दिख ही नहीं रहा, ठीक है। और आगे देखो, बीज बताओ विजय जड़धारी, तीसरे का दूसरा आ गया। उसके बाद से आपका पानी राखो आंदोलन सच्चिदानंद भारती, दूसरे का चौथा, चिपको आंदोलन गौरा देवी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में क्या है बताइए। तो 43 में कहता है अल्मोड़ा नगर डैश 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 नदी के जलागम में स्थित है, गगास के, कोसी और सुयाल के या कोसी के। तो 43 का आंसर है ऑप्शन बी, कोसी और सुयाल नदियों के जलागम पे स्थित है कौन सा, अल्मोड़ा नगर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है। तो कहाँ पे की गई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल कुआं में, लाल कुआं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहता है पनवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्या है, ग्लेशियर है, बुग्याल है, नदी है या चोटी है, बताइए, ठीक है। तो 45 इसका ही इंग्लिश में देखेंगे 45 तो क्या है, पनवाली है, ठीक है। 45 में देखना 45 का जो पनवाली लिखा है ना, तो पनवाली नहीं है, ठीक है, यह है पवाली कांटा, पवाली है वैसे, ठीक है। और हिंदी में इसका पनवाली लिखा हुआ। तो ये क्या था, एक बुग्याल था, और कहाँ का, जो पवाली कांठा बुग्याल है वो टिहरी में स्थित है, टिहरी में, ठीक है, एक बुग्याल है। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 46 में क्या है, वसुधारा ताल है, वसुधारा ताल एक है, क्या है, भूस्खलन झील, ज्वालामुखी झील है, हेमना झील है या ऑप्शन डी घोलीकरण झील है, कौन सी झील है बताइए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, हेमना झील है, एक ग्लेशियर झील है, हेमना यानी कि ग्लेशियर झील है। और कहाँ पे है झील, तो चमोली में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है वसुधारा ताल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है। ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन सी बुक्सा, ऑप्शन डी वनराजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वनराजी। तो 690 के आसपास लोग हैं टोटल, ठीक है, 690 के आसपास। और कभी मिलाने के लिए आएगा तो सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, तो इस हिसाब से थारू सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से थारू सबसे ज़्यादा है। दूसरे पे आएगा तो आपका भोटिया आ जाएगा, और तीसरे पे बुक्सा, और चौथे पे वनराजी, अगर लगाने के लिए आएगा कभी, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन के जो क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है, 690 लोग हैं टोटल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। इसमें क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो कथन फर्स्ट में कहता है मुख्य सीमा भ्रंश शिवालिक को लघु हिमालय से पृथक करता है, क्या करता है, बिल्कुल सही है, सही है एकदम। दूसरा कहता है शिवालिक हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो कोड क्या कहा है, केवल एक सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी 2 सही है, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दोनों, एक और दो दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, फिर कहाँ पे है, फिर कहाँ पे, इस तरह से मिलाना आपको। तो इसका सही आंसर है सबसे कम जो है, सबसे कम है उधम सिंह नगर में, फिर उसके बाद देहरादून में, फिर सबसे ज़्यादा कहाँ पे, हरिद्वार में। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, सॉरी उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। सबसे ज़्यादा, सबसे कम उधम सिंह नगर, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा देहरादून, फिर उस सबसे ज़्यादा फिर हरिद्वार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या कहता है, भारत की जनगणना 2001 एवं 2011 के अनुसार उत्तराखंड में 2001 और 2011 में जनसंख्या घनत्व क्रमशः था। तो क्या था बताइए ज़रा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 159 और 189। ठीक है, 2001 से 2011 के बीच 159 था और 2001 से 2011 में जनसंख्या घनत्व कितना था, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भारत का पूछा हुआ है और उत्तराखंड का दोनों का पूछा हुआ है, भारत और उत्तराखंड दोनों का पूछा हुआ है। कब कब का, 2001 से 2011 के बीच का। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51, इसमें कहता है उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकूची आपदा घटित हुई। ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1974 में, ऑप्शन सी 1978 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो इसका सही आंसर है बेलाकूची आपदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 20 जुलाई 1970 को हुआ था ये बेलाकूची आपदा घटित हुई थी। ये किस कारण हुई थी, अलकनंदा नदी में आई भीषण बाढ़। ठीक है, कौन सी नदी में आई थी, अलकनंदा नदी में, अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी, अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आई थी। इसके कारण बेलाकूची में आपदा घटित हुई थी। कब, 1970 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, इसमें कहता है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऊंचाई को घटते क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन है, फिर सबसे कम कौन है, सबसे कम कौन है। ये क्वेश्चन में कितनी बार करा चुका हूँ आप लोग को, अब तो हो ही जाना चाहिए सभी को याद, कितनी बार करा चुका हूँ, हर पेपर में, हर उसमें बता दिया आपको। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखते हैं इनको। तो जो नंदा देवी है, सबसे पहले तो ये आएगा 7816। ठीक है, 7816, और कभी कभी ये बुकों में 7817 भी छपा हुआ है। ठीक है, दूसरे पे आता है कामेट 7756 मीटर। ठीक है, और केदारनाथ की बात करें तो 6940, ये तो याद होना चाहिए आपको केदारनाथ का। और पंचाचूली 6904, ये आ भी चुके हैं एग्जाम में, कितनी बार पूछा जा चुका है। तो अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, नंदा देवी 7816 मीटर, उसके बाद से आएगा कामेट दूसरे पे चौथा, तीसरा सबसे पहले आएगा तो इसमें दिख रहा है। ठीक है, फिर चौथा आ रहा है, फिर उसके बाद केदारनाथ वाला आएगा और फिर पंचाचूली वाला आएगा। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन देखना ज़रा, इसमें क्या बोलता है। इसमें कहता है निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट में कहता है फूलों की घाटी नंदा देवी जीव मंडल का एक भाग है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये उसका भाग। दूसरा क्या कहता है, दूसरे कथन में नंदा देवी जीव मंडल यूनेस्को के विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए केवल एक नहीं, दोनों सही हैं, क्योंकि ऑप्शन बी वाला सही है, दोनों एक और दो दोनों सही हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। चलिए ये आपका ये करंट है, ये भी करंट है, इनको छोड़ देते दोनों क्वेश्चनों को, आगे बढ़े। तो 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 1 दिसंबर 2018 से प्रारंभ की गई। दूसरा कहता है तृतीय किस्त 1 दिसंबर 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट
केवल एक सही है, दोनों एक और दोनों दो सही हैं। ऑप्शन सी में केवल दो सही है। ऑप्शन डी न तो एक न ही दो सही हैं। तो क्या इसका सही आंसर होगा? तो वैसे तो इसमें दोनों सही हैं, पर ऑप्शन ए की बात करें तो इसमें तो ये है कि ये औपचारिक रूप से लॉन्च कब हुई थी? औपचारिक रूप से तो 24 फरवरी 2019 से लॉन्च की गई थी। ठीक है, औपचारिक रूप से। वैसे जो प्रारंभ की गई थी तो 1 दिसंबर 2018 से की गई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है। और वैसे जो औपचारिक रूप से इसको लागू किया गया था वो 24 फरवरी 2019 से किया गया था। और दूसरा कथन कहता है इसकी तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, 6,000 रुपये हर साल मिलते हैं हर किसान को। ये 3 किस्तों में मिलती है। एक मिलता है 1 अप्रैल से जुलाई के बीच में 2,000 रुपये मिलेंगे, 2,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी किस्त मिलेगी अगस्त से कब तक? नवंबर के बीच दूसरी किस्त मिलेगी। और तीसरी किस्त मिलती है आपकी दिसंबर से मार्च के बीच में, ये तीसरी किस्त मिलती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही, पर आयोग ने ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57। चलिए 57 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीकी के माध्यम से किया जा रहा है? ऑप्शन ए रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, ऑप्शन बी साहिवाल नस्ल के पशुओं का, ऑप्शन सी गिर नस्ल के पशुओं का। और नीचे दिया गया है 1 और 2 दोनों। ऑप्शन बी में कहा केवल 1, ऑप्शन सी में कहा गया 1, 2 और 3, और डी में कहा गया है 2 तथा 3। क्या इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3। रेड सिंधी नस्ल के पशुओं का, साहिवाल नस्ल के पशुओं का और गिर नस्ल के पशुओं का, ये तीनों का ही इनका जो संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक है ये किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 58। इसमें क्या कहता है? 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 के अनुसार, उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार, जनसंख्या घनत्व उत्तराखंड 2011 के अनुसार, शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड 2016 के अनुसार। तो मिलाइए इसको, ज़रा सा मिलाइए इसको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 963, पहले का दूसरा बिल्कुल सही है, पहले का दूसरा। और फिर उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 890, 2011 के अनुसार 890, ये भी सही है। तो पहले का दूसरा, एक तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, और ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार 890 है, तो दूसरे का पहला यही है, बाकी यहाँ गलत है, यहाँ भी गलत है। आगे देखिए, उत्तराखंड जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 189 है, सही है, तीसरे का तीसरा। शिशु मृत्यु दर उत्तराखंड 2016 के अनुसार 0.38, ठीक है, 038 है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध डैश 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 के साथ है। ऑप्शन ए कर विभाग, ऑप्शन ए कृषि विभाग, ऑप्शन सी व्यापार विभाग, ऑप्शन डी कीमत नीति। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कर विभाग है इसने ये योजना लेके आए थे, बिल लाओ इनाम पाओ। ये इसलिए किया गया था कि कर चोरी को रोकने के लिए, कर चोरी रोकने के लिए, ठीक है, इसलिए बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध इससे है, कर विभाग से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहता है? उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक या न्यूनतम 1% वाले जिले, सर्वाधिक और न्यूनतम 1%। तो इसका सही आंसर है, तो उसका सही आंसर तो वैसे ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नैनीताल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिशत और उधम सिंह नगर सबसे कम है, ये होना चाहिए था, पर यह आयोग ने क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया, डिलीट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कहता है उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ?
20 मार्च 2016 को, ऑप्शन बी 25 मार्च 2016 को, ऑप्शन सी 26 मार्च 2016 को, ऑप्शन डी 27 मार्च 2016 को। ठीक है, तो ये लगा था ऑप्शन डी 27 मार्च 2016 को। 46 दिन का लगा था। ये भी आता कितने दिन का लगा था, तो 46 दिन का। और किस अनुच्छेद के तहत लगा था, तो अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत लगा था। ये क्वेश्चन है 62। ये थोड़ा करंट का पुराना क्वेश्चन हो जाएगा, इसे हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। हाँ, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था। कुमाऊं का पूछा हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए एडवर्ड गार्डनर, ऑप्शन बी हेनरी रैमजे, ऑप्शन सी G.W. ट्रेल, ऑप्शन डी जॉर्ज गैबन। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर था। कब? ठीक है, तो 1815 में बना था। 1815 में बना था और 9 महीने के लिए रहा था कमिश्नर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें कहता है 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ऑप्शन ए ई गार्डनर, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो क्या इसका सही आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस टाइम पे, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अच्छा क्वेश्चन है 64 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें कहता है उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 65 का ऑप्शन ए में कहा भगत सिंह कोश्यारी, ये तो कभी रहे ही नहीं। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष ऑप्शन बी। ठीक है, प्रकाश पंत जी रहे थे, बाकी नित्यानंद स्वामी भी नहीं रहे और नारायण दत्त तिवारी भी नहीं रहे। ठीक है, तो प्रकाश पंत एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए प्रांतीय रक्षा दल, ऑप्शन बी राजस्व पुलिस व्यवस्था, ऑप्शन सी उत्तराखंड पर्यटन पुलिस, ऑप्शन डी होमगार्ड। तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व पुलिस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है 67। निम्न में से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। खटीमा विधानसभा सीट, ऑप्शन बी चक्राता विधानसभा सीट, ऑप्शन सी पिंडर विधानसभा सीट, ऑप्शन डी धारचूला विधानसभा सीट। सही आंसर है ऑप्शन बी चक्राता विधानसभा सीट है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। इसमें कहता है उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पी विंधम की अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या कहता है, इस समिति ने कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दोनों सही है वैसे तो। ब्रिटिश सरकार ने पी विंधम की अध्यक्षता 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही। दूसरा, इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। तो ए और दोनों सही होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया। ऑप्शन ए पंकज बिष्ट, ऑप्शन बी बटरोही, ऑप्शन सी सुभाष पंत, ऑप्शन डी मृणाल पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष पंत जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। उत्तराखंड ने हाल ही में डैश में अपनी वाइन उत्पाद इकाई का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन ए मुनस्यारी, ऑप्शन कोटद्वार। तो कोटद्वार में क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 71। वर्ष 2025 में उत्तराखंड से किस समाज सेवी को पद्म श्री सम्मान मिला है। ऑप्शन ए बसंती बिष्ट, ऑप्शन बी चंडी प्रसाद भट्ट, 2025 की बात कर रहा है, ऑप्शन सी राधा भट्ट, ऑप्शन डी अनिल जोशी। तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राधा भट्ट जी को मिला था पद्मश्री। अगला क्वेश्चन देखिए 72। क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। ऑप्शन ए एकता बिष्ट, ऑप्शन बी मनोज सरकार, ऑप्शन सी लक्ष्य सेन, ऑप्शन डी गुरमीत सिंह। ठीक है, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एकता बिष्ट को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है। ऑप्शन ए जंगली वन शहद, ऑप्शन बी पश्मीना शॉल, ऑप्शन सी पहाड़ी राजमा, ऑप्शन डी हिमालयी लाल चावल। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन बी, जो पश्मीना शॉल है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें। ऑप्शन ए भोटिया जनजाति, ऑप्शन बी बुक्सा और राजी जनजाति, ऑप्शन थारू या ऑप्शन डी जौनसारी जनजाति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
ठीक है, बुक्सा और राजी जनजाति के लिए। अगला क्वेश्चन 75, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन देहरादून, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी रुड़की या ऑप्शन डी पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए देहरादून। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। चलिए, थोड़ा साइंस भी है इसमें कुछ क्वेश्चन, एक 4-5 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं। 76 है, एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है। सूत्र कणिका में, ऑप्शन बी लवक, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो 76 का आंसर है ऑप्शन डी राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी आइस्ट्रोजन या ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साइटोकाइनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 78। इसमें क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन सोडियम, ऑप्शन पारा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी लौह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सोने का सबसे ज़्यादा घनत्व है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संयोजनों में सही विकल्प चुनिए। सूची फर्स्ट में रोग दिया है, सूची सेकंड से उसका कारक दिया है कि किससे होता है। तो टाइफाइड, इसका कारक क्या है? टाइफाइड का कारक क्या है? तो इसका सही जो है ऑप्शन डी, सॉरी एल के साथ साल्मोनेला और टाइफी। ठीक है, हाँ आगे देखिए, निमोनिया, निमोनिया का कारक कौन है? निमोनिया का कारक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, हाथी पाँव, इसका क्या है? हाथी पाँव का है वोचेरिया। ठीक है, के साथ। सामान्य जुकाम का है राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस है सामान्य जुकाम का। तो इस हिसाब से पहले का एल यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो बी कम्स डी विकट। न्यूमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए बैठा है इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी हेमेटाइट, ऑप्शन सी अभ्रक या ऑप्शन डी मैग्नेटाइट। तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्रक। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अब आएंगे। ठीक है, क्या है? सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह स्ट्रैटोराइडस निम्न ग्रहों कक्षाओं के मध्य है। ऑप्शन ए मंगल और बृहस्पति के मध्य है, बृहस्पति या शनि के मध्य है क्षुद्र ग्रह, या ऑप्शन सी पृथ्वी और मंगल के बीच है, या ऑप्शन डी शुक्र और पृथ्वी के बीच है। क्षुद्र ग्रह हैं आपके मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 82 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्र इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है? .png, .jpeg, .tiff.com। तो कौन सा नहीं है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी .com नहीं है। ठीक है, बाकी .tiff है, .jpeg है, .png है। अगला क्वेश्चन 83 में, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी है? ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी USB ड्राइव या ऑप्शन डी DVD। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रैम। ठीक है, रैम एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 84, कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्कैनर का, ऑप्शन ए प्रिंटर का, या ऑप्शन सी राउटर या ऑप्शन डी रैम। 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और राउटर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्क को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए रोम चिप, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी लिनक्स, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो हार्ड डिस्क नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर है लिनक्स, बाकी आपके हार्डवेयर है, रोम चिप है, हार्ड डिस्क है और मदरबोर्ड है। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता है? लिनक्स, याहू मेल, फोटोशॉप या MS वर्ड। तो 86 का सही आंसर है याहू मेल, ये आपका ईमेल सेवा प्रदाता है। 87, कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है? आगे क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए सूरसेन, ऑप्शन बी कम्बोज, ऑप्शन सी कुरु या ऑप्शन डी वत्स। तो 87 का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। सूरसेन की बात करेंगे। सूरसेन है मथुरा की राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन बी कंबोज की बात करेंगे तो ये है आपका हाटक या राजपुर की राजधानी, राजपुर। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 88। अलवार संत निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? अलवार की बात करेंगे तो ऑप्शन बी वैष्णव से। शैव की बात करें तो शैव का किससे था? नैनार से। नैनार आएगा तो नैनार का संबंध किससे था? तो शैव धर्म से था। अलवार का संबंध आएगा तो वैष्णव से। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 89। प्राचीन भारत में विष्ट क्या था? प्राचीन भारत में विष्ट क्या था? ऑप्शन ए बलात्श्रम, ऑप्शन व्यापार वाणिज्य कर, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी सिंचाई कर, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए बलात्श्रम था, विष्ट, ठीक है। गुप्त और मौर्य काल के दौरान था ये, गुप्त काल और मौर्य काल के दौरान विष्ट एक बलात्श्रम था। अगला क्वेश्चन 90 का, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिप्टल, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन डी बेकेलाइट या ऑप्शन डी पॉलीप्रोपिन। तो इसका सही आंसर है सी, बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, स्विच बनाने में। अगला क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? शिवाजी के अष्टप्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी अमात्य, ऑप्शन सी वाक्या नवीस या ऑप्शन डी दबीर। तो कौन होता था? ये शायद मेरे पुराने वीडियो में भी हो चुका है क्वेश्चन। तो जो वित्त मंत्री होता था वो आपका अमात्य होता था। बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पेशवा की बात करें तो ये क्या होता था? ये प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री, ठीक है। ये देख रेख करता था, पूरा प्रशासन की देख रेख पेशवा करता था। ऑप्शन सी वाक्या नवीस, ठीक है। ये क्या होता था? ये गृह मंत्री होता था, गृह मंत्री होता था वाक्या नवीस। ये क्या करता था? ये जो राजा जो था उनके जो दैनिक कार्य होते थे उन घटनाओं का विवरण अपने पास रखता था। और ऑप्शन डी जो दबीर है इसी को आपका सुमंत भी कहा गया, सुमंत, ठीक है। ये क्या होता था? विदेश मंत्री, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। तो कहता है 1882 का हंटर आयोग संबंधित था। 1882 का हंटर आयोग संबंधित था, किससे था? ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी शिक्षा या ऑप्शन डी अकाल या ऑप्शन डी पुलिस, ठीक है। तो ये था आपका सही आंसर है इसका 92 का सही आंसर है बी, शिक्षा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 93। इसमें कहता है मुगल बादशाह को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक को बादशाह को शाही बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है भाई? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर वैसे तो बहादुर शाह प्रथम होना चाहिए था, पर आयोग ने क्वेश्चन में डिलीट कर दिया, डिलीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94। इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए रिपन, ऑप्शन बी इल्गिन, ऑप्शन सी कैनिंग या ऑप्शन डी कर्जन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रिपन के समय का है इल्बर्ट बिल, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, इल्बर्ट बिल विवाद इसका संबंध किससे है? तो न्याय से संबंधित है, न्याय से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की? ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी लाला हरदयाल या ऑप्शन डी रोशन सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन नंबर 96। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णीत के सही कलानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए में कहता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, दूसरे में कहता है गोपालन बनाम मद्रास राज्य, तीसरे में कहता है S.R. बोम्मई बनाम भारत संघ या ऑप्शन डी गोलकनाथ बनाम भारतीय राज्य। तो मिलाना इनको, तो इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये आया था 1973 में, 1973 में। गोपालन बनाम मद्रास राज्य दूसरे में है,
तो ये कब आया था? 1967 में, 1967। एस आर बोमई बनाम भारत संघ, ये कब आया था? तो ये 1994 में, 1994 में। और गोलकनाथ बनाम, ये कब आया था? गोलकनाथ 1967 में आया था, 1967। गोपालन गलत हो गया थोड़ा सा, 1950 में आया था गोपालन, 1950 में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो अब इनको सबसे पहले क्या हुआ था और सबसे अंतिम में क्या हुआ था वो मिलाना है। सबसे पहले हुआ था 1950 वाला गोपालन, तो दूसरा सबसे पहले आएगा, बी वाले में दिख रहा है। फिर उसके बाद से 1967 में आएगा गोलकनाथ, ठीक है, चौथे पे आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा आपका केशवानंद तीसरे पे आ गया, और चौथे पे आएगा एस आर बोमे 1994। तो बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 96 का बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में फिर आगे क्वेश्चन, नीति आयोग अस्तित्व में आया कब? राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पे, अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पे, या क्षेत्रीय परिषद के स्थान पर? तो किसके स्थान पर आया भाई नीति आयोग, बताइए ज़रा। तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया, कब आया? 1 जून 2015 को, 2015 को आया था, ठीक है, 1 जून 2015 को। और यही आपका थिंक टैंक, भारत सरकार का थिंक टैंक कहलाता है, थिंक टैंक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इसमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा? ऑप्शन ए 66 संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 90वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 95 संशोधन। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 86वां संविधान संशोधन 2002। इसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार क्या कहता है? संघीय संसद और राज्यों की विधायिकाएं संप्रभु हैं, ठीक है, क्या है या नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। दूसरा क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। तो दूसरा बिल्कुल सही है। तो सही आंसर भी इसका नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल एक सही है, पहला तो गलत है। केवल 2 सही है, तो 2 वाला बिल्कुल सही है। तो 99 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा 100 का। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए में कहता है दीवान आमिर कोही की स्थापना की, बिल्कुल इसी ने की थी। दूसरा बाजार नियंत्रण का प्रारंभ, ये नहीं होगा, ठीक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना तो 2। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा, ठीक है। दीवान ए आमिर कोही जो है ये कृषि विभाग से संबंधित था, कृषि विभाग से संबंधित था, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो कृषि विभाग से संबंध था। और बाजार नियंत्रण का प्रारंभ किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। तो शेयर कर देना, लाइक करके ज़रूर डालना दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो लोग नहीं जुड़े हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।